पर ढेर सारा स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर प्लासी के युद्ध में एक तरह से धोखे से ही सही जो विजय प्राप्त की, उससे बंगाल में अंग्रेज़ी साम्राज्य की नींव पड़ी और बंगाल में अंग्रेज़ी साम्राज्य की जो नींव पड़ी वही पूरे भारत में फिर फैल गई। एक तरह से प्लासी का युद्ध भारतवर्ष को गुलाम बनाने का एक अड्डा साबित हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद हमने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र, जो कि पहले बंगाल सेना का या सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति हुआ करता था, उसे अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया। अब हम देख लेते हैं कि मीर जाफ़र जो 1757 से 1760 के बीच बंगाल का नवाब रहता है, उनके समय क्या क्या गतिविधियां हुई। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो आपको बताया जा रहा है। ध्यान रहे, मीर जाफ़र नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने क्लाइव को 24 परगना की जागीर प्रदान की। ये 24 परगना नहीं है, बल्कि 24 परगना बंगाल में एक जिला है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। इसी 24 परगना की जागीर क्लाइव को मीर जाफ़र ने व्यक्तिगत रूप से प्रदान की। एक तथ्य तो ये हो गया। दूसरा, क्लाइव को 2,34,000 की व्यक्तिगत थैली भी मीर जाफ़र ने भेंट की और अंग्रेजी सेना को 50 लाख पाउंड प्रदान किए गए। सभी फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई। इस समय एक तथ्य ये भी आता है कि 24 परगना में मीर जाफ़र को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। किसी लेखक, किसी साहित्यकार ने लिखा है कि 24 परगना में मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ध्यान रहे, इसी तरह अगला जो तथ्य है, इसी समय से अंग्रेजों ने बंगाल में नृप निर्माता किंग मेकर की स्थिति प्राप्त कर ली और क्लाइव ने बांटो और राज्य करो की नीति की शुरुआत भी यहीं से शुरू की। लेकिन प्रिय छात्रों, एक तथ्य और आता है कि जो लॉर्ड क्लाइव एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अपनी योग्यता साबित कर कर्नल और कर्नल के बाद 1757 प्लासी का युद्ध जीत जाने पर बंगाल के गवर्नर बने थे। वे क्लाइव 1760 के करीब में इंग्लैंड वापस चले गए। जब वे इंग्लैंड वापस चले गए तो ऐसे समय में जो उस समय अंग्रेज थे, उन लोगों ने मिल करके एक नया नवाब बनाने की कोशिश किया। आप कह सकते हैं कि मीर जाफ़र को अंग्रेज रुपयों की बोरी समझते थे। रुपयों की बोरी, जब हाथ डाला जितना चाहा उतना धन निकाल लिया। ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों को धन देते देते मीर जाफ़र का सारा खजाना लुट गया और जब खजाना नहीं दे पाए मीर जाफ़र, तो क्लाइव के चले जाने के बाद मिस्टर हॉलवेल, यहाँ देखिए जो तथ्य है, क्लाइव के इंग्लैंड लौट जाने पर कुछ समय के लिए मिस्टर हॉलवेल अस्थायी गवर्नर बने। इसके बाद वेंसीटाट बंगाल के गवर्नर बने। इसी ने धन की मांग पूरा न कर पाने पर मीर जाफ़र को मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्यागने के लिए बाध्य कर दिया और अंततः मीर जाफ़र अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी या बंगाल की नवाबी त्यागने पर मजबूर हुए। इन परिस्थितियों में वेंसीटाट के द्वारा मीर कासिम बंगाल के अगले नवाब बनाए गए, जो 1760 से 1773 तक बंगाल के नवाब रहे। मात्र 3 साल, 1760 से 1763, मात्र 3 दिन तक रहे। मीर कासिम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये तो आपने देख लिया कि किन परिस्थितियों में आखिर मीर जाफ़र ने गद्दी छोड़ी। धन न दे पाने के कारण एक अपने अनुकूल दूसरा शासक बनाने की कोशिश इन लोगों ने किया। ये कार्य अंजाम दिया वेंसीटाट ने, जो क्लाइव के बाद बंगाल का अगला गवर्नर हुआ। मीर कासिम जब 1760 में बंगाल के नवाब बने तो ये कहा जाता है कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम
सबसे योग्य नवाब साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? इसने अंग्रेजों को ढेर सारा धन देकर पहले अंग्रेजी राजनीति से दूर हटने का प्रयास किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की जगह मुंगेर को अपनी स्थायी राजधानी बना लिया। ये आपके सामने है। राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ बना लिया? मुंगेर। मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिया। अपनी सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए उसने एक जर्मन मेजर समरू को उसने अपना सैन्य प्रशिक्षक बनाया। इस मेजर समरू का नाम रीन हार्डी वास्तविक नाम था, रीन हार्डी। इनको सैन्य प्रशिक्षक बनाया और साथ ही साथ एक आर्मेनियाई मिस्टर गुर्गिन खान को भी थल सेना के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया। मीर कासिम ने ये कार्य किया था इतना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरह से सफलतापूर्वक शासन करने के बाद आखिर क्या परिस्थितियां रहीं कि मीर कासिम से अंग्रेजों से दुराव होता चला गया और वे उसे भी हटाने की सोचने लगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आखिर मीर कासिम और अंग्रेजों से संघर्ष की स्थिति क्यों आई है कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का कारण क्या था। संघर्ष के वैसे तो बहुत कारण थे, जो सबसे प्रमुख कारण था, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम सबसे योग्य नवाब था। मीर कासिम ने तमाम सैनिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार किए, लेकिन वह आर्थिक सुधार करने के एक पक्ष में थोड़ी भूल कर गया। वो आर्थिक पक्ष ये था कि मीर कासिम ने दस्तक का दुरुपयोग रोकने का प्रयास किया। मैं दस्तक पहले बता चुका हूँ। दस्तक 1717 में फारुखसियर द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधिमंडल को दिया गया, जिस प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष थे जॉन सुरमन। इसी में स्टीवेंसन, हैमिल्टन, ख्वाजा सेहूर शामिल थे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ और ये वही दस्तक है। इस समय तक अंग्रेज दस्तक को अपना विशेषाधिकार समझने लगे थे। इस अवैध कमाई को, अर्थात दस्तक से वे जो है वे व्यापार तो करते ही थे बिना टैक्स चुकाए, लेकिन अब ये दस्तक बेचकर धन भी कमाने लगे थे, एक अतिरिक्त कमाई, और इसे अंग्रेज विशेषाधिकार समझते थे। इसलिए जब मीर कासिम ने दस्तक का दुरुपयोग रोकने का प्रयास किया और अंग्रेज नहीं माने, तो उसने आंतरिक कर को ही समाप्त कर दिया। यानी अब भारतीय व्यापारी भी बिना रोक टोक के, बिना टैक्स दिए आराम से व्यापार कर सकते थे। यही अंग्रेजों को नागवार गुजरा कि अब दस्तक बेचे तो किसे बेचें। मुझे अगर दस्तक के तहत विशेषाधिकार है तो भारतीय व्यापारियों को भी विशेषाधिकार है। तो इस नाते इनका दस्तक बिकना बंद हो गया और इसी कारण से उन लोगों ने अब मीर कासिम को सत्ता से हटाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने विशेषाधिकार, जिसे 1717 की दस्तक को माना जा सकता है, इसे समाप्त होने पर अंग्रेजों ने मीर कासिम के महल को घेर लिया। कहाँ जाकर? मुंगेर। तथा मीर कासिम लगभग 3 युद्धों में हार जाने के बाद महल से फरार हो गया और भाग कर आए कहाँ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। ये मीर कासिम के बारे में बताया जाता है कि अगर कलकत्ता से, मुंगेर से ये भागे तो सीधे अवध आए। उस समय अवध के नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला। ध्यान रहे, अवध आने पर इन्होंने शुजाउद्दौला से शरण मांगी, उसने शरण दिया भी। इस समय यहाँ शाह आलम भी, जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, वे भी यहाँ उपस्थित थे और इस जगह पर एक सैनिक संगठन का निर्माण हुआ। ध्यान रहे, मुगल बादशाह, अवध के नवाब, ये लोग अंग्रेजी राज्य की जो स्थापना हो चुकी थी प्लासी के युद्ध के बाद, इस साम्राज्य का इतना तेजी से विकास हो रहा था, इतना तेजी से ये मजबूत हो रहा था कि इसकी नींव समाप्त कर देने, इसकी नींव खोद देने के लिए प्रयासरत थे। इसलिए इन लोगों ने एक सैनिक संगठन बनाया। यहाँ सैनिक संघ का निर्माण हुआ। इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, मुगल बादशाह शाह आलम थे, प्लस मीर कासिम यानी बंगाल के भगोड़े नवाब, जो वही युद्ध में हार कर आए थे। ये 3 लोगों का एक सैनिक संगठन बना। इस सैनिक संगठन ने कलकत्ता की तरफ कूच किया, हमला किया। यानी ये लोग अवध से आगे बढ़े और अभी ये लोग बिहार का बिल्कुल पश्चिमी जिला बक्सर तक पहुंच पाए थे। उधर से कलकत्ता से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भी
आ चुकी थी और बक्सर में अंग्रेजी और भारतीय संघ की सेनाएं आमने सामने थी। ऐसी स्थिति में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 भारत के निर्णायक युद्धों में एक माना जाता है। ये बक्सर का युद्ध, इसने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया कि अब भारत पर अंग्रेज शासन करेंगे। मैं 1761 के पानीपत के युद्ध की चर्चा किया हूँ। उस युद्ध ने निर्णय किया था कि भारत पर मराठे शासन नहीं करेंगे, लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध ने निर्णय किया भारत पर अंग्रेज शासन करेंगे। उसने तो केवल किया था नहीं करेंगे, यहाँ अंग्रेज शासन करेंगे। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। प्लासी का युद्ध एक धोखाधड़ी का कार्य था, लेकिन बक्सर की युद्ध अंग्रेजों की वास्तविक विजय थी, जिसमें अंग्रेज सेनापति होते थे हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति होते थे हेक्टर मुनरो। बंगाल के गवर्नर इसमें होते थे वेंसिटार्ट, वही जिसने आखिरकार मीर कासिम को नवाब बनाया था। उनके भाग जाने पर वेंसिटार्ट ने मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। तो इसमें बंगाल के नवाब होते थे मीर जाफर। आ सकता है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिटार्ट। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर। अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो। युद्ध का परिणाम क्या रहा? हेक्टर मुनरो ने भारतीय पक्ष को यानी तीनों सेनाओं के संगठन को बक्सर के युद्ध में 1764 में बुरी तरह परास्त किया। बुरी तरह परास्त करने के बाद अगली घटना क्या घटी? शाह आलम यानी मुगल बादशाह जंग मैदान से भागे नहीं, गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने इन्हें इलाहाबाद के अकबर के किले में नज़रबंद कर दिया, जो शाह आलम के ही बाप दादों का किला था, उसी में नज़रबंद कर दिया। मीर कासिम युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए, कलकत्ता से भागे ही थे, अब युद्ध मैदान से यहाँ से भी भाग खड़े हुए। इनके भागना इनकी नियति बन गई थी। ये दिल्ली में जाकर छुप कर रहने लगे, यहाँ इनकी गुमनाम मौत हो गई। तीसरा, इस समय शाह आलम तो बंद थे यहाँ पर। अगला जो है वो है शुजाउद्दौला। आखिर इनका क्या हुआ? शुजाउद्दौला ने शुजाउद्दौला ने कुछ समय तक भटकने के बाद, सैनिक सहायता के लिए भटक रहे थे, कुछ समय तक भटकने के बाद कलकत्ता काउंसिल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये इस तरह से ये बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन अब इसके आगे आता है अगला क्रम, इलाहाबाद की संधि। तो हम लोग देख लेते हैं इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ। हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इलाहाबाद की संधि में क्या क्या तथ्य सामने आते हैं। देखिए, बक्सर की युद्ध अंग्रेजों की भारतीय शक्तियों पर वास्तविक जीत थी। प्लासी का युद्ध अगर एक धोखा था, जिसमें धोखे से अंग्रेजों ने या बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ से मिलाकर कपट से, चालाकी से अगर प्लासी का युद्ध जीता, तो जो बक्सर का युद्ध था वो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की वास्तविक विजय थी। इस विजय के बाद अगली जो घटना घटती है, 1765 में क्लाइव फिर से भारत वापस आते हैं और बंगाल के गवर्नर बनते हैं। वे भारत में जब आते हैं तो उन्होंने देखा कि जो काम बकाया था वह कार्य क्लाइव के बाद के अगले गवर्नर वेंसिटार्ट ने पूरा कर दिया। इस प्रकार इससे खुश होकर के क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के अकबर के किले में बंद मुगल बादशाह शाह आलम से एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि में दो संधियां निहित हैं, एक मुगल बादशाह शाह आलम से और दूसरी अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। ये दो संधियां उनके द्वारा की जाती हैं जो उन लोगों यानी अंग्रेजों के हित में थी। देखिए, जो इलाहाबाद की संधि होती है वह 12 अगस्त 1765 को सबसे पहले शाह आलम से होती है। 1765 में क्लाइव पुनः जब बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया और मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब से जो अलग अलग दो संधियां किया, उसमें पहली संधि में क्लाइव ने इलाहाबाद पहुंचकर अकबर के किले में सबसे पहले शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक रकम
यानी 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल बादशाह शाह आलम को देने का वादा किया। बदले में बादशाह ने क्या किया, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। एक ही झटके में अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान हो गए, यानी वित्त व्यवस्था उनके कब्जे में आ गई। ये पहली संधि जो मुगल बादशाह से हुई। एक तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरे पूर्वी भारत के अब वे वास्तविक शासक बन गए। वित्त व्यवस्था उनके हाथ में थी, विजेता वे थे ही। तो ये होती है पहली संधि। अब दूसरी संधि देख लेते हैं। दूसरी संधि अवध के नवाब से हुई। इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अवध के नवाब ने बक्सर के युद्ध में हारने के बाद लंबे समय तक इधर उधर सैन्य सहायता के लिए भटकने के बाद कलकत्ता काउंसिल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दूसरी संधि अवध के नवाब से होती है और अवध के नवाब पर 50 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना लगाया गया। 50 लाख रुपए। साथ ही साथ कड़ा मानिकपुर का जिला जो आजकल प्रतापगढ़ में पड़ता है, इसे नवाब से छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। ये अवध का इलाका था और अवध आपको पहले ही बताया जा चुका है उत्तरवर्ती मुगल काल के समय में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में उनसे अलग हो गया था। ये अवध जो अलग हुआ था इसमें से यानी अवध के जिलों में से कड़ा मानिकपुर को छीन करके आखिरकार दे दिया गया मुगल बादशाह को। गाजीपुर कासिम नरेश बलवंत सिंह को सौंप दिया गया। उस समय कासिम नरेश बलवंत सिंह थे, गाजीपुर इन्हें मिला। चुनार का किला अंग्रेजों ने खुद ले लिया। ये चुनार का किला इतिहास प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। ये कभी बादशाह आजम हुमायूं, कभी शेर शाह, फिर कभी अकबर यानी मुगलों के अधीन हुआ करता था। अवध के अलग नवाबी प्राप्त कर लेने के बाद इस समय ये चुनार का किला अवध के नवाब के परिक्षेत्र में होता था। तो चुनार के इस मजबूत किले को अंग्रेजों ने खुद ले लिया। बदले में अवध वापस कर दिया गया, यानी बदले में पूरा अवध का प्रांत जो अंग्रेजों ने एक प्रकार से जीत लिया था उसे अवध के नवाब सिराजुद्दौला को वापस कर दिया। यानी अवध के नवाब को सबसे ज़्यादा क्षति उठानी पड़ी। मुगल बादशाह को बहुत क्षति नहीं उठानी पड़ी, लेकिन अवध के नवाब को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। 50 लाख रुपए युद्ध हर जाना, गाजीपुर का जिला राजा बलवंत सिंह को दिया जाना, कड़ा मानिकपुर उनसे छीन करके मुगल बादशाह को दिया जाना और उसके बाद चुनार का किला अंग्रेजों द्वारा स्वयं ले लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि तब उन्हें अवध का प्रांत वापस कर दिया जाना। ये घटना घटती है इलाहाबाद की दूसरी संधि द्वारा। तो ये अवध के नवाब के लिए उस समय यही बहुत था कि वो पूरा का पूरा अपना राज्य हार चुके थे, अवध हार चुके थे। उन्हें इतना देने के बाद, इतना खोने के बाद उन्हें अवध प्रांत वापस मिल गया। ये दूसरी संधि होती है। हम तीसरी देख लेते हैं। ये इलाहाबाद की संधि के तहत तो नहीं है, लेकिन बंगाल में भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से एक संधि की। इस समय तक मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। बंगाल की घटना देख लीजिए। इस समय तक मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी, अतः अंग्रेजों ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। नजमुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो एक तरह से अंग्रेजों के कठपुतली नवाब बने, क्योंकि अंग्रेजों की दया पर नवाब बने थे। 53 लाख रुपए उसे देकर बंगाल की निजामत को भी अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तो उन्होंने दीवानी प्राप्त की थी। अब इसे नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए की रकम देने के बदले उससे बंगाल की निजामत भी प्राप्त कर ली। यानी दीवानी तो उन्होंने प्राप्त ही किया था, अब निजामत भी उन्हें मिल गई, यानी शासन का अधिकार भी उन्हें मिल गया, सेना रखने का अधिकार भी उन्हें मिल गया, यानी वित्त व्यवस्था भी उनके हाथ में थी। अब इस समय तक शासन व्यवस्था भी उनके हाथ में हो गई। एक चीज़ ये भी हम देख लेते हैं, बड़े चालाकी से अंग्रेजों ने बंगाल का प्रशासन अभी बंगाल के नवाब के जिम्मे छोड़ रखा था। यानी हम कर वसूलें, हम पूरी सेना रखें और आप शासन करें। कर वसूलते समय जब हम कड़ाई करेंगे तो ऐसे समय में बदनाम आप होंगे और हमें आपको हटाने में आसानी होगी। ये कार्य बंगाल के नवाब से किया गया। एक तरह से ये वास्तविक शासक थे, बस अपने आप को अंग्रेज अब पर्दे के पीछे रख रहे थे। इसमें एक तथ्य और है, और वो है अंततः बंगाल का अंतिम नवाब होता है मुबारिकुद्दौला। बंगाल के जो अंतिम नवाब मुबारिकुद्दौला होते हैं और अंतिम नवाब के बाद
हम कह सकते हैं मुबारिकुद्दौला। इसके बाद फिर मुबारिकुद्दौला के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से नवाबी भी समाप्त कर दिया और बंगाल सत्ता का पूरी तरह अंत हो गया। ये है आज बंगाल के नवाब और अंग्रेज, जिसमें हमने आपको बंगाल के नवाबों की कहानी, बंगाल में नवाबी का विकास, फिर उसके बाद उनके हाथ से सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ चला जाना, इतनी चीज़ें बताई। बंगाल और बंगाल की नवाबी, अंग्रेज़ों की स्थापना, ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम आपको बताएंगे बंगाल में जो राज्य जब प्राप्त हुआ, एक तरह से पूरे उत्तर भारत में जब ये जम गए, दक्षिण भारत भी उनका था, तो उनके शासन का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। आपका अगला चैप्टर होगा अंग्रेजी शासन का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये हम सब आपको बताएंगे। थैंक यू क्लास।